नमस्कार प्रिय छात्रों, सक्सेस स्क्वायर में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। छात्रों, जहाँ तक बात रही हिंदी की कक्षा की, तो अब से आप लोगों की हिंदी की जो कक्षाएं हैं वो नियमित रूप से यूट्यूब पर भी और साथ ही साथ सक्सेस स्क्वायर का अपना खुद का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है उस पर भी आप लोगों को कक्षाएं उपलब्ध होती रहेंगी। साथ ही अन्य विषयों की भी उपलब्ध होती रहेंगी। आप लोग नियमित रूप से जो है वो जुड़े रहें, देखते रहें और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। आइए एक बार सामान्य सा परिचय जो है छोटा सा वो शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत मैं ये बताऊंगी कि बेटा सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस वो क्या है और इसमें क्या क्या हम जो है सामान्य हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। जैसा कि छात्रों आप सभी को पता है, मैथिली शरण गुप्त जी की एक पंक्ति है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। वो क्या है कि निज भाषा बिन ज्ञान के मिटे न हिय का शूल। तो वही कहते हैं ना कि अपनी जो भाषा है वो सर्वोपरि है। तो इसका आप सभी को ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा क्या है, सर्वोपरि, या अपनी जो भाषा है वो सर्वोपरि है। पर अपनी भाषा को हम पुख्ता या मजबूत कैसे करेंगे, जब तक हमें व्याकरण का उचित ज्ञान न प्राप्त हो। तो व्याकरण का ज्ञान जो है वो अनिवार्य है और यही व्याकरण का ज्ञान हम कहाँ प्राप्त करते हैं, सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में। ठीक है, तो आइए एक एक करके जरा हम शुरू करते हैं। आप लोगों को बताते चलूंगी मैं कि कौन सा टॉपिक है, क्रमवार तरीके से समझाते चलूंगी। आइए ध्यान दीजिए। सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार। अच्छा बेटा, वर्ण विचार की अगर बात की जाए तो वर्ण क्या है, इसकी परिभाषा आप लोगों को समझाई जाएगी और वर्णों के भेद क्या होते हैं वो बताए जाएंगे। तो इन सब की चर्चा जो है वो वर्ण विचार के अंतर्गत हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ण विचार की जब हम बात करते हैं तो दूसरा जो हमारा प्रमुख विषय है, और एक प्रकार से कहूं तो मैं हिंदी भाषा, अगर हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी भाषा व्याकरण की, व्याकरण में जो सबसे बड़ा टॉपिक या मैं कह सकती हूँ जो लंबा टॉपिक होता है वो संधि है। संधि, संधि के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीनों। फिर उपसर्ग और प्रत्यय जो कि शब्द बनाने की प्रक्रिया होते हैं। अगर शब्दों का निर्माण करना हो तो उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से किया जा सकता है, और साथ ही उपसर्ग और प्रत्यय जो है वो शब्दकोश में वृद्धि भी करते हैं। संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, ये तीन महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं जिसके माध्यम से आप अपने शब्दकोश में वृद्धि कर सकते हैं। समास, जैसा कि मैंने बताया अभी कही रही थी, समास अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, समास। समास के अंतर्गत 6 भेद होते हैं, उन 6 भेदों को परिभाषा सहित उदाहरण सहित पढ़ेंगे। शब्द विचार, अब शब्दों की बात करते हैं कि भाई शब्दों का निर्माण कैसे हुआ, शब्दों का वर्गीकरण, और वर्गीकरण के बाद भी कितने भेद होते हैं उन्हें हम समझेंगे। अब जैसे देखिए, शब्द विचार की बात करते हैं तो इसमें हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। रचना के आधार पर शब्द के भेद, जिसके अंतर्गत रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं उत्पत्ति या उद्गम या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। तो इसमें हम पढ़ेंगे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब यहाँ पे जो संकर शब्द है ना, यह संकर, संकर शब्द की बात की जाए, व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए और तमाम व्याकरण विदों के अनुसार उन्होंने कहा है कि उत्पत्ति, उद्गम या स्रोत के आधार पर जो है वो मुख्य रूप से 4 ही भेद होते हैं। 5वां तो अतिरिक्त कहा जा सकता है कि जोड़ा गया है। अगर आपकी परीक्षा में भी ये प्रश्न आ जाए कभी कि उत्पत्ति, उद्गम या स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए 4। ठीक है, संकर हम देखेंगे पर क्या होता है, पर तकनीकी रूप से या व्याकरणिक रूप से जो है वो केवल 4 ही भेद हैं। आगे देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अब अर्थ के आधार पर हमारा क्या है, एकार्थी है, अनेकार्थी है, पर्यायवाची है और विलोम शब्द है। तो ये हम पढ़ेंगे किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। आगे आइए, आगे की स्लाइड में हम देखते हैं। आगे की स्लाइड में जो हम चौथा पढ़ेंगे, वर्गीकरण, शब्दों का जो वर्गीकरण के आधार पर हम देख रहे हैं, तो जो चौथा भेद रहेगा वो रहेगा व्युत्पत्ति के आधार पर, या इसी को कहते हैं प्रयोग के आधार पर, है ना। व्युत्पत्ति और साथ ही प्रयोग भी कह देते हैं। तो प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर
अब प्रयोग के आधार पर भी हम देखते हैं तो हमने दो भेद बांट दिए, विकारी और फिर अविकारी। तो विकारी और अविकारी शब्द भी हम पढ़ेंगे। तो विकारी के अंतर्गत, अच्छा विकारी शब्द क्या होता है? जो लिंग वचन और कारक के अनुसार अपना रूप बदल लें, जो शब्द लिंग वचन और कारक के अनुसार अपना रूप बदल लें उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत संज्ञा और उसके भेद पढ़ेंगे, फिर संज्ञा के विकारी तत्व जिसमें लिंग वचन और कारक पढ़ेंगे। अगला सर्वनाम, फिर उसके बाद विशेषण, विशेषण की अवस्थाएं, क्रिया उसके भेद, साथ ही काल, वृत्ति, पक्ष इत्यादि हम पढ़ेंगे। हाँ बेटे, यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, जब हम बात करते हैं क्रिया उसके भेद की, तो क्रिया के भेद जो होते हैं रचना के आधार पर है, ठीक है, उस पे भी हम पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पर या फिर कर्म के आधार पर जो है वो हम क्रिया के भेद पढ़ेंगे, कर्म और रचना के आधार पर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक चीज और हम इसमें जोड़ लेंगे, वो हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य अर्थात वॉइस, जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होता था अंग्रेजी में, आपको ध्यान होगा, ठीक उसी प्रकार हिंदी में भी हम क्या पढ़ेंगे? वाच्य पढ़ेंगे। अब आते हैं बेटा अविकारी शब्दों पर। अब अविकारी शब्द की बात की जाए तो ये क्या होते हैं? अविकारी शब्द वास्तव में वो होते हैं जिसमें कोई परिवर्तन न हो। अब किस आधार पर? लिंग वचन, कारक, काल इत्यादि के आधार पर जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो यथावत बने रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से इसके चार भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा क्या है? विस्मय आदि बोधक। व्याकरणिक दृष्टि से देखा जाए तो यही होता है, और निपात जो होता है व्याकरणिक दृष्टि से इसे शब्द की कोटि में नहीं रखते हैं, ठीक है, व्याकरणिक दृष्टि से इसे शब्द की कोटि में नहीं रखते हैं। तो मुख्य रूप से ये चार है, और परीक्षा में भी अगर कोई ऐसा प्रश्न आए तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला है वाक्य और उसके भेद है। अभी तक तो हमने शब्द पढ़ लिए, अब शब्द के बाद तो अगला जो पड़ाव आता है वो वाक्य की ओर आता है, तो वाक्य की तरफ जाता है अगला पड़ाव। तो अब हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। अब किस आधार पर? तो देखेंगे, पहला अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर हम पढ़ेंगे 8 भेद और रचना या बनावट के आधार पर पढ़ेंगे 3 भेद, ठीक है। विराम चिन्ह, वाक्य पढ़ने के बाद, और वाक्य पढ़ते हैं, लिखते भी हैं, बोलते समय तो स्पष्ट होता है कि कहीं कहीं पर हम थोड़ा सा विराम लेते हैं, कहीं थोड़ा ज्यादा विराम लेते हैं, कहीं पर हमारी भाव भंगिमाएं ऐसी होती हैं जिससे साफ स्पष्ट होता है कि प्रश्न किया जा रहा है या कुछ बात पूछी जा रही है या फिर जिज्ञासा प्रकट की जा रही है। तो इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे? लिखित रूप में अगर व्यक्त करना हो तो विराम चिन्हों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, है ना, निर्देशक चिन्ह हो गया। लिखते समय अगर कभी कोई अंश छूट जाता है तो त्रुटि पूरक या हंस पद लगाकर हम छूटे हुए शब्द को लिख देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से लिखित रूप में जब हम अपने कहते हैं ना कि वाक्यों की, या कह सकते जो भी लिखा जा रहा है उसको और अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ताकि जब व्यक्ति पढ़े ना तो उसे भाव आसानी से स्पष्ट हो जाए। तो ये होते हैं, इसलिए विराम चिन्हों की अपनी उपयोगिता होती है। और अगर विराम चिन्हों का गलत प्रयोग कर दिया जाए ना बेटा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, तो इसलिए इसमें भी सावधानी बरतनी जरूरी होती है। अशुद्धि शोधन, वाक्यों के बाद हम देखते हैं बेटा अशुद्धि शोधन। अब अशुद्धि शोधन में वर्तनी की भी हम अशुद्धि शोधन करेंगे, साथ ही साथ वाक्यों की भी करेंगे। और अक्सर परीक्षाओं में देखा जाता है कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं ना, हर जगह, हर मतलब जहां जहां प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण या सामान्य हिंदी पूछी जाती है, वहां पर अशुद्धि शोधन संबंधी प्रश्न जरूर रहेंगे। जैसे कि रहेगा निम्नलिखित अशुद्ध वर्तनी को शुद्ध करें, अथवा अशुद्ध वर्तनी वाला या शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन करें, या वाक्यों में अगर कोई त्रुटि है तो उसे शुद्ध करें। तो ऐसे प्रश्न होते हैं, तो इसके अंतर्गत हम वो पढ़ेंगे। फिर आगे हम आएंगे, इसके बाद अलंकार। अलंकार बड़ा महत्वपूर्ण है, और अलंकार को अंग्रेजी में कई बार पोएटिक डिवाइस भी कहा जाता है। पोएटिक डिवाइस जो कि कविताओं को सजा दे,
चमत्कार उत्पन्न करे। तो अलंकार, अलंकार का वैसे भी शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहने होते हैं। तो जिस प्रकार स्त्रियां जो है वो गहने धारण करने के बाद सुंदर लगने लगती हैं या उनकी सुंदरता जो है वो दोगुनी हो जाती है, ठीक इसी प्रकार अगर कविताओं में अलंकारों का प्रयोग किया जाए ना, तो वो कविता जो है ना वो बड़ी ही सुंदर प्रतीत होती है, कर्ण प्रिय लगती है। वास्तव में क्या होता है, कर्ण प्रिय लगती है, सुनने में मजा आता है। अलंकार की भी बात करें तो इसमें हम शब्दालंकार, अर्थालंकार दोनों ही पढ़ेंगे। शब्द सामर्थ्य की बात की जाए बेटा, तो शब्द सामर्थ्य के अंतर्गत जैसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होते हैं, युग्म शब्द होते हैं, या फिर आप ये देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो भी इसमें आप लोगों को कवर कराए जाएंगे। मुहावरे और लोकोक्तियां, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आम बोलचाल के जीवन में देखा जाए, चाहे हम कहानियों की बात करें, तो हर कोई, चाहे वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या फिर अनपढ़ व्यक्ति हो, हर व्यक्ति जो है मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करता है, जिससे जो भाषा होती है वो बड़ी ही चुस्त, मजेदार और प्रभावशाली लगती है। तो इसका भी अपना एक महत्व होता है। और दैनिक जीवन में अब खासकर आप देखेंगे कि अक्सर जो बड़े बूढ़े लोग होते थे वो अक्सर प्रयोग किया करते थे, अपनी बातों में ही मुहावरों के माध्यम से ताने मार देते थे, व्यंग कस देते थे, है ना। तो आज के समय में थोड़ा सा देखा जा रहा है कि इसमें कमी हो रही है, पर अपनी भाषा तो वास्तव में, और लोकोक्तियों की बात की जाए तो हर बोली की अपनी अपनी कहा जाए कहावतें होती हैं। और जब बोलते हैं, जैसे हरियाणवी में कोई कहावत हो गई, कोई भोजपुरी में हो गई, कोई अवधी में, ब्रज भाषा में इत्यादि, तो ऐसी कहावतें जिसे लोकोक्तियां भी कहते हैं, बड़े बूढ़े जब बोलते हैं तो वाक्य बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। जैसे देखिए, श्रुत संभिन्नार्थक वाक्यांशों के लिए एक शब्द, विविध के अंतर्गत भी जो छुटपुट कई बार ऐसे रहते हैं ना कि हिंदी भाषा के अंतर्गत भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो छूट जाती हैं, कई बार लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो भी सारे जितने टॉपिक हैं वो सब कुछ कवर कराए जाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आप सभी को ध्यान हो तो आप लोग ना अंग्रेजी में जरंड पढ़ते हैं, हाँ, और जिसे हिंदी में कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा या क्रियार्थ संज्ञा बोलते हैं। कई जगह इसे नहीं कवर कराया जाता है, तो ऐसे उदाहरण के तौर पे मैंने बताया, जैसे और छुटपुट कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं फुटकल, वो भी कवर कराए जाएंगे। तो बेटा ये तो था आपका सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम, जो कि एक जो है निश्चित अंतराल के बाद आप लोगों को इन सभी जितने भी आपने अभी टॉपिक देखे, इन सभी की कक्षाओं का आयोजन होगा। आप लोग सक्सेस स्क्वायर के साथ जुड़े रहेंगे, अपने ज्ञान में संवर्धन करेंगे, और निश्चित रूप से आपको सभी विषयों की जो कक्षाएं हैं वो समय समय पर उपलब्ध होती रहेंगी। आप लोग अधिक से अधिक जो छात्र हैं जुड़ें, और साथ ही आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, ज्ञान ही तो प्राप्त कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों को, सभी को बता सकते हैं कि वो आए सक्सेस स्क्वायर चैनल पर, है ना, यूट्यूब चैनल पर, और जो जितनी भी विषयों की कक्षाएं होती हैं उन्हें देखें, अपने ज्ञान में वृद्धि करें। और इसी प्रकार एप्लीकेशन पर भी आप लोगों के लिए क्लासेस जो है उपलब्ध हैं, नोट्स इत्यादि भी आप लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे, है ना बेटा। तो आप लोग बस जुड़े रहें और मन लगाकर मेहनत करके पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।